Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are starting unit number 4 and its title is The Man Who Planted Trees. It is a story by Jean Giano, and Jean Giano is a French novelist. The man that is Elizabeth Bouffier who planted trees on mountainside and converted hundreds of acres of wasteland into a rich forest. Jean Giano said that about the work of Elizabeth Bouffier that in spite of everything, humanity is admirable because it was a single person, Elizabeth, who converted 100 acres of wasteland that is desert into a rich forest. The means एक बंदा और हूँ जो प्लांटेड लगाता है ट्रीज दरख्त। और इस चैप्टर में हम एक बंदा है जो एलिज़ाबेथ बोफियर उसके बारे में पढ़ेंगे जो दरख्त लगाता है। और ये स्टोरी जीन जियानो ने लिखी है और वो ख़ुद जो है वो स्टोरी का नरेटर है। जीन जियानो कहता है कि एक दफ़ा वो किसी पहाड़ी सिलसिले में चहलकदमी के लिए गया तो क्योंकि वो कुछ दिन सुकून के साथ गुजारना चाहता था, लेकिन वो एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले पर चढ़ पड़ा जहाँ बहुत वीरानी थी। वहाँ पर कोई वेजिटेशन, कोई दरख्त नहीं था और वो 3 दिन मुसलसल वॉक करता रहा। 3 दिन वॉक करने के बाद इसके पास पानी नहीं था और वो एक ऐसे इलाके में गया कि जहाँ उसे पानी मिल जाए। लेकिन वहाँ पहुँच के इसने अपना कैंप लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वहाँ किसी गांव के रिमेंड्स थे और वहाँ पे खंडरात थे। ऐसा लगता था कि इस जगह पे पहले से कोई गांव आबाद था जो कि अब वीरान पड़ा है। कुछ घर थे जो इकट्ठे बने हुए थे और 3-4 घर थे, लेकिन इनकी छतें टूटी हुई थी और एक टूटा फूटा चर्च था और एक मीनार था, वो भी टूटने वाला था। और इसकी हालत से ऐसा लगता था कि किसी ज़माने में यहाँ पे पानी का एक चश्मा भी बहता था, लेकिन अब वो चश्मा भी सूख गया था। राइटर ने सोचा कि ये रहने के लिए मुनासिब जगह नहीं है, इसे थोड़ा आगे चलना चाहिए। जब वो थोड़ा आगे चला तो इसे एक सॉलिड सी चीज़ नज़र आई, तो उसने ये समझा कि वो दरख्त का तना है, लेकिन वो शेफर्ड था। वैसे तो इस इलाके में कोई दरख्त नहीं था, तो जब उसने पास जाके देखा तो वो एक चरवाहा था और इसके इर्द गिर्द इसकी 30 बकरियां थी। जियानो इससे मिला और उस चरवाहे का नाम जो था वो एलिज़ाबेथ बोफियर था। और जब राइटर जीन जियानो उससे मिला तो उसने अपने मशकीज़े में से पानी निकाल के उसे दिया और वो उसके साथ उसके घर चल पड़ा। उसने देखा कि वीरान इलाके में भी उसने अपना पत्थर का मजबूत घर बना रखा था और अब इतने बंजर इलाके में भी वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहा था। और वो ख़ुद भी क्लीनली शेव्ड बंदा था और वेल मैनेज बंदा था। और इसके अपने कपड़े अगर कहीं से फट गए थे तो वो उस तरह से सीता था कि उसका एक टांका भी नज़र नहीं आता था। मतलब वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करता था। राइटर इसको ऑब्ज़र्व करता रहा, फिर इसने राइटर को सूप पेश किया। फिर राइटर ने ऑब्ज़र्व किया कि इसने कुछ दरख्तों के बीज जो हैं वो उनको मेज़ पे उल्टाया और उनका मुआयना करता रहा। फिर उसने उसमें से अच्छे बीज अलग कर दिए और जो ख़राब थे उनको अलग कर दिया। तो और राइटर सोच रहा था कि अब पता नहीं है इन बीजों के साथ क्या करने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद खाना वगैरह खाने के बाद वो सोने के लिए चले गए और राइटर ने रात उधर ही रहने का सोचा, क्योंकि वो चरवाहे के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। अगले दिन चरवाहा फिर अपने रेवड़ को लेके एक वादी में चला गया। उसके पास छड़ी के तौर पर एक लोहे का राड था और जो तकरीबन 1.5 गज लंबा था और जीन जियानो कहता है कि वो मेरे अंगूठे जितना मोटा था। उसने छोटे से रेवड़ को एक कुत्ते की हिफाजत में छोड़ दिया और वो आगे चलने लगा। और राइटर कहता है कि मैं भी उसके साथ साथ चलने लगा और वो चट्टान की चोटी पे चढ़ा जो तकरीबन 100 गज दूर वाक़ था। वहाँ पर उसने आहिनी राड से ज़मीन को खोदना शुरू किया और एक सुराख बनाते हुए उसने जो बीज थे वो शाहबलूत के दरख्त के बीज थे, उसने वो वहाँ पे लगाए और फिर उनके ऊपर मिट्टी डाल दी और उस सुराख को बंद कर दिया। अब वो शाहबलूत के दरख्त लगा रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या ये ज़मीन उसकी मलकियत है? उसने कहा नहीं। क्या वो तो फिर मैंने उसको कहा कि क्या तुम जानते हो कि ये ज़मीन किसकी मलकियत है? लेकिन वो नहीं जानता था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो बीज थे उनको उसने बड़ी एहतियात के साथ बोया। दोपहर के खाने के बाद उसने दरख्त लगाने का काम दोबारा शुरू किया। मेरा ख्याल था कि मुझे सवालात करने पर इसरार करना चाहिए था, क्योंकि वो मुझे जवाबात देता था। 3 साल से वो इस सहरा में दरख्त लगाता रहा था।
اس نے 1,00,000 درخت لگائے تھے. ان 1,00,000 میں سے اسے نصف کے ضائع ہونے کی توقع تھی، کیونکہ وہاں پہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے 10,000 بلوط کے درخت اگے ہوئے تھے، جہاں پر اس سے پہلے کوئی درخت نہیں اگے تھے. اگلے دن رائٹر واپس چلا گیا. اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی اور وہ 5 سال تک بزی رہا. 5 سال کے بعد وہ دوبارہ اس علاقے میں آیا اور جنگ ختم ہوئی تو وہ رائٹر کہتا ہے کہ میں نے فوجی خدمات سے تھوڑا سا فرصت حاصل کر لی، اس خواہش کے ساتھ کہ میں کچھ وقت کے لیے تازہ ہوا میں سانس لے سکوں، اور میں نے دوبارہ جو ہے انہی بنجر زمینوں کا رخ کیا. جین جیانو ایک فوجی تھا اور اس نے جنگ کے دوران بہت سے افراد کو مرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ چرواہا بھی اب تک مر چکا ہوگا، لیکن وہ مرا نہیں تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ زندہ دل تھا. اس نے پیشہ تبدیل کر لیا تھا. اب اس کے پاس صرف 4 بھیڑیں تھیں اور اس نے شجر کاری جاری رکھی تھی. 1910 کے درخت اب 10 سال کے تھے اور ہم دونوں سے قد میں بڑے تھے، اور یہ ایک متاثر کن نظارہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت گمسم تھا، اور چونکہ وہ بھی نہیں بولتا تھا، اس لیے ہم پورے دن اس جنگل میں خاموشی سے چلتے پھرتے ہوئے وقت گزارنے لگے. وہ علاقہ جو پہلے بنجر تھا، وہاں پہ بید کے درخت، شاہبلوت کے درخت، چراگاہیں، باغات، پھول، چشمے، سب کچھ نظر آ رہا تھا. لیکن یہ تبدیلی اتنی آہستہ آہستہ واقع ہوئی کہ کوئی حیرانگی پیدا نہ ہوئی، بلکہ وہ فطرت کا حصہ بن گئی. وہاں پر پرانی ندیاں جن کو بارشوں اور برف سے پانی ملتا تھا دوبارہ بہہ رہے تھے، اور ان کے پانی کو جنگلات نے راستہ فراہم کر دیا تھا، اور ہر ایک کھیت پر فوارے، تالاب، تازہ پودینہ نظر آ رہا تھا. اور دھیرے دھیرے گاؤں جو تھا وہ دوبارہ تعمیر کر گیا تھا. لیکن یہ سب جو ہے خوشحالی ایلزابتھ بوفیر کی وجہ سے تھی. اب میں غور کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ صرف اپنے جسمانی اور اخلاقی وسائل سے لیس تھا. اس نے جو ہے اس صحرا کو ایک خوبصورت سرزمین بنا لیا تھا. اور رائٹر کہتا ہے کہ میں اس بات کا قائل ہوا کہ ہر چیز کے باوجود انسانیت جو ہے وہ بہت قابل تعریف ہے. جیانو کہتا ہے کہ میرے دل میں اس بوڑھے اور غیر تعلیم یافتہ کسان کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس نے نہایت مشکل کام سر انجام دیا اور ایک صحرا کو ایک زرخیز جنگل میں تبدیل کر دیا. ایلزابتھ بوفیر 1947 کو بینن کے ایک محتاج خانے میں وفات پا گئے. All this was done by one man with his own physical and moral resources. It means that humanity is really admirable. This old and unlearned shepherd is really respectable, who was able to complete a work worthy of God. This great man died in 1947 at the hospice in Benin.